हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक सीटेट का न्यू वीडियो पर, जो कि होने वाला है हिंदी अ, विषय का। बहुत ही खास होने वाला है। और जितना भी हिंदी विषय से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ में व्याख्या भी करेंगे, इसीलिए बहुत ही खास है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं टॉप 30 हार्ड लेवल का एमसीक्यू को। इसमें इस वीडियो में सिर्फ मतलब रटना पद्धति नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन प्लस पेडागोजी सभी को मतलब सभी के आधारित ये वीडियो बनाया गया है, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए तो ये आगे फटाफट शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर में आएगा आकाश में बादल गिरा। आकाश में बादल गिर आए वाक्यों में बादल का कारक क्या है? एक नंबर में दिया है अपादान, दो नंबर में दिया है अधिकरण, तीन नंबर में दिया है कर्ता, चार नंबर में दिया है कारण। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अपदान। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। दो नंबर में आया है जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसके लिए कोई शत्रु ना हो उसके लिए अजात शत्रु होगा, है ना? ठीक है, अजात शत्रु होगा। तीन नंबर में आया है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया है? देखिए, ठीक है, ये उपसर्ग भी और प्रत्यय भी, तो दोनों किसमें है? ए में दिया गया मानवता, बी में दिया गया अपमानित, सी में दिया गया निराशा और चार में दिया है सुंदरता। ठीक है, तो इसका राइट ऑफ द आंसर होगा बी। ठीक है, ये बी इनका आंसर होगा। ठीक है, अपमानित इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों का मतलब उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। देखिए अपमानित, ठीक है, दोनों का अगर दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो देखिए प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है। नेक्स्ट आ जाएगा नीलकमल में कौन सा समास है? ठीक है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है दोस्तों, सीटेट में बार बार पूछा जाता है कि नीलकमल में कौन सा समास है। ठीक है, इसको आप रट्टा मार लीजिए सर। चार नंबर में देखिए नीलकमल में कौन सा समास है? इसका ए नंबर में दिया है द्वंद्व समास, बी नंबर दिया है कर्मधारक, सी में दिया है बहुब्री और डी में दिया है तत्पुरुष। तो चार नंबर का राइट ऑफ द आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कर्मधारक समास है इसमें। ठीक है, राइट ऑफ द आंसर बी। नेक्स्ट आएगा राजपुत्रों का विग्रह क्या है? ठीक है, तो ए नंबर में दिया है राजा और पुत्र, बी नंबर में दिया है राजा का पुत्र, सी में दिया है राजा से पुत्र, डी में दिया है राजा के लिए पुत्र। तो पांच नंबर का राइट आंसर होगा, पांच नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, राजा का पुत्र। ठीक है, देखिए इनको इनका विग्रह हो रहा ना, राजा का पुत्र। नेक्स्ट दिया है सिक्स नंबर में वो धीरे धीरे चल रहा था। यहाँ धीरे धीरे का मतलब धीरे धीरे क्या है? ठीक है, इसको बताना है। ये विशेषण है कि क्रिया विशेषण है कि संबंध बोधक है या समोच्च बोधक है? तो सिक्स का आंसर हो जाएगा बी। राइट ऑफ द आंसर बी, क्रिया विशेषण। ठीक है, धीरे धीरे चल रहा था, यहाँ धीरे धीरे का मतलब क्रिया विशेषण है। ठीक है, सेवन नंबर का क्वेश्चन है मुंह की खाना। ठीक है, मुंह की खाना। ठीक है, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ क्या है? ए में दिया है भोजन करना, बी में दिया है अपमानित होना, सी में दिया है पराजित होना, डी में दिया है चुप हो जाना। तो सेवन का आंसर हो जाएगा पराजित होना। ठीक है, राइट ऑफ द आंसर सी। एट नंबर में दिया है निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव है? ठीक है, ए में दिया है अग्नि, बी में दिया है दूध, दुग्ध, सी में दिया है दूध और डी में दिया है कर्ण। तो एट का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, राइट ऑफ द आंसर सी, दूध। नेक्स्ट देखेंगे नाइन में आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों में धूल झोंकना, देखिए कोई बार सीटेट में पूछा गया सवाल है। आंखों में धूल झोंकना, ए में दिया है धोखा देना, ए में दिया है धोखा देना, बी में दिया है परेशान करना, सी में दिया है क्रोधित करना, डी में दिया है अपमान होना। तो नाइन का आंसर हो जाएगा धोखा देना। ठीक है,
आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है धोखा देना, ठीक है। 10 नंबर में दिया है चरण कमल में कौन सा अलंकार मतलब प्रमुख है, इसमें से कौन सा अलंकार है जो चरण कमल में है। तो उपमा है कि रूपक है कि अनुप्रास है कि प्रतीक्षा है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है रूपक, ठीक है, इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। बी राइट ऑफ द आंसर, बी रूपक, चरण कमल में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट दिया है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में प्रमुख अंतर क्या है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में, ये सबसे पहले समझा देना चाहता हूँ। भाषा अर्जन जो है घर से ही सीखा जाता है, जो घर में घर का जो बोलीचाली है उसी को भाषा अर्जन कहा जा सकता है। और भाषा अधिगम सीखा जाता है, ठीक है, ये विद्यालय में सीखा जाता है, स्कूल में सीखा जाता है ना, ट्यूशन कोचिंग में सीखा जाता है। घर घर में सीखे जाने वाला भाषा ही भाषा अर्जन कहलाता है, ठीक है। और भाषा अधिगम स्कूल कॉलेज या ट्यूशन कोचिंग कहीं पे भी मतलब आप स्पेशली जब सीखने जा रहा है कोई भाषा को तो भाषा अधिगम है, ठीक है। इसका मुख्य अंतर आप लोग समझ गए होंगे क्या है। तो दोनों बिल्कुल असमान है। अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, अधिगम देखिए ए नंबर में कह रहा है दोनों बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान नहीं है। बी नंबर में कह रहा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए अर्जन जो भाषा अर्जन है स्वाभाविक प्रक्रिया है, देखिए जैसे घर द्वार में हम लोग बोलते हैं ना, ठीक उसी तरह। अधिगम अधिगम अधिक संचित और औपचारिक है, ठीक है, ये स्कूल कॉलेज मतलब प्रोफेशनल, ठीक है, प्रक्रिया हो सकता है, ठीक है। तो राइट ऑफ द आंसर हम लोग का आ जाएगा बी, राइट ऑफ द आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। घर में बोली चाली बोले जाने वाला भाषा भाषा अर्जन है, और मतलब घर में सीखे जाने वाला जो घर प्राकृतिक रूप से हम लोग सीखते हैं, जो अपना समाज से रहकर सीखते हैं, वही हम लोग को भाषा अर्जन है। और भाषा अधिगम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं, स्पेशली जब हम लोग उसको सीखते हैं तो उसके भाषा अधिगम कहलाता है। अधिगम केवल ये नेगेटिव वर्ड होता है, अर्जन केवल केवल नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक बच्चा जो एक बच्चा हिंदी बोलते समय अपनी मातृभाषा की संरचना का प्रभाव दिखता है, बिल्कुल दिखेगा ही, हर किसी का दिखेगा, ठीक है। अ, मातृभाषा का जो नेचर है और हर किसी व्यक्ति में ही दिखता है, ठीक है। तो दिखता है, ठीक है। शिक्षक को सबसे उपयुक्त तो क्या करना चाहिए, इसमें एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। बच्चे को दंड देना चाहिए, नहीं भाई दंड कभी नहीं देना चाहिए बच्चे को। उसे बोलने से रोकना चाहिए, कभी नहीं रोकना चाहिए बच्चे को, कभी नहीं रोकना चाहिए। मातृभाषा को बाधा मानकर समाप्त कर देना चाहिए, नहीं, कभी नहीं करना चाहिए मातृभाषा को समाप्त। मातृभाषा बोलेगा ही बच्चा। डी कह रहा है कि मातृभाषा के प्रभाव को समझकर धीरे धीरे मानव हिंदी की ओर ले जाना, हाँ ये बिल्कुल राइट है। तो 12 नंबर का आंसर डी है होगा, ठीक है। आप मातृभाषा को आप बढ़ावा देना पड़ेगा आपको, आप उसको मतलब नकार नहीं सकते हैं। हर बच्चा घर से मातृभाषा लेके आएगा ही स्कूल को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे भाषा शिक्षण, ठीक है। भाषा शिक्षण में त्रुटि को सबसे उपयुक्त रूप में कैसे देखा जाना चाहिए। देखिए पिछला वीडियो में हमने बताया था कि त्रुटि जो है बच्चा का अधिगम का एक हिस्सा है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। ए नंबर में दिया है कि बच्चे की अक्षमता के प्रमाण के रूप में, क्या बच्चे के अक्षमता के प्रमाण के रूप में आप मानिएगा त्रुटि को, नहीं बिल्कुल नहीं मानना है। सीखने की प्रक्रिया में मिलने वाली संकेत के रूप में, बिल्कुल राइट। आप बच्चे को बच्चे जब त्रुटि करेगा तो आपको समझना चाहिए कि बच्चा सीख रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, ठीक है। ये दंड ये नेगेटिव वर्ड होता है, केवल मात्रा ये सब नेगेटिव वर्ड है, जो पिछला वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड के नाम से वीडियो कमेंट बॉक्स में लिंक किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग है यदि विद्यार्थी लड़का लड़का गया के स्थान पर लड़का गई लिखता है तो शिक्षक का सर्वोत्तम कदम क्या होगा, ठीक है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसमें बच्चा त्रुटियां कर रहा है लिखने में, ठीक है। उत्तर को गलत बताकर आगे बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 10 बार सही वाक्य लिखवाना चाहिए, नहीं।
रटन पद्धति आ जाएगा। विद्यार्थियों से वाक्यों के लिंग संबंधी नियमों पर चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल राइट ऑफ द आंसर सी। विद्यार्थियों से वाक्यों के लिंग संबंधी नियमों पर चर्चा करना चाहिए। अंक काटकर कारण ना बताना, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। फिर आप शिक्षक किस लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी से वाक्य के लिंग संबंधी नियमों पर चर्चा करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाषा भाषा कक्षा में बहुभाषिकता को किस रूप में आप देखते हैं। देखिए, त्रिभाषा सूत्रों में कहा गया है, त्रिभाषा सूत्रों से प्रश्न लिया गया है। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं टीचर होने के नाते। तो बहुभाषिकता एक पॉजिटिव वर्ड होता है, सबसे पहली बात यही है। तो हम लोग को पॉइंट देखते हैं सबसे पहले। ए नंबर में दिया समस्या के रूप में क्या मानेंगे इसको, बी नंबर में दिया संसाधन के रूप में मानेंगे, या फिर अनुशासनहीनता के रूप में मानेंगे, या फिर परीक्षा में बाधा के रूप में मानिएगा। बिल्कुल नहीं करना है इसको, एक अनुसंधान, इसको एक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में मानना है, रिसोर्स के दृष्टिकोण से देखना है बहुभाषिकता को। ठीक है, राइट ऑफ द आंसर बी। नेक्स्ट आ रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए निम्न में से सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है। अच्छा, सबसे मतलब एट्रैक्टिव क्रियाकलाप है ना, गतिविधि, क्रिएटिविटी। तो ए नंबर में दिया है केवल पाठ्य को याद करना, ये नेगेटिव हो जाएगा। याद करना, केवल, ये सब नेगेटिव वर्ड है। केवल कठिन शब्द नहीं, केवल कठिन देखते ही काट दीजिएगा, केवल देखने से ही आप काट दीजिएगा, क्योंकि ये एक टैग वर्ड है, सोच लीजिए, सी टेट का टैग वर्ड है ये, नेगेटिव। नेगेटिव पाठ के पुनर्निर्माण, प्रश्न चर्चा और अर्थ निर्माण की गतिविधि करना। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी पाठ को आप उस पाठ का ऊपर विचार कीजिएगा, उसको पूर्वानुमान कीजिएगा, फिर प्रश्न कीजिएगा, फिर उस विषय की चर्चा कीजिएगा और अर्थ निर्माण कीजिएगा। इस तरह का गतिविधि करने से आप पढ़ने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रभावित करता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल देखिए, केवल जोर देना, ये सब नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आ जाएगा पठन बोध का वास्तविक उद्देश्य क्या है। पठन बोध का वास्तविक उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी कितनी तेजी से पढ़ता है, यह है क्या। विद्यार्थी पाठ को समझकर अर्थ का निर्माण कर पाता है, यह है क्या। सी कह रहा है कि विद्यार्थी कितने शब्द याद रखता है। याद रखना गलत। ठीक है, याद रखना नेगेटिव वर्ड है, देखते ही काट दीजिएगा। विद्यार्थी कितने सुंदर लिखावट, कितना सुंदर से मायने नहीं रखता, समझ मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ कितने तेजी से, उतना तेजी करके भी कुछ फायदा नहीं, जब समझ ही नहीं पाएगा तो फिर तेजी क्या करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी पाठ को समझ का अर्थ का निर्माण कर पाता है। जब अर्थ समझेगा, अर्थ निर्माण करेगा, तभी उसका विकसित होगा पठन बोध। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिक्षक ने बच्चे को एक कहानी पढ़ाने के बाद पूछा। एक तो कहानी पढ़ाया, उसके बाद पूछा, क्या पूछा देखते हैं। यदि आप कहानी के पात्र होते तो क्या करते, और क्या क्यों। यह प्रश्न मुख्य तो किस क्षमता को विकसित करता है। अच्छा, ये जो प्रश्न पूछा है, एक तो कहानी सुनाया सबसे पहले, और उस कहानी में अगर आप होते तो क्या करते और क्यों करते, यानी वो क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना चाहता है। ठीक है, आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन। इसका आंसर राइट ऑफ द आंसर बी हो जाएगा। आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन विकसित कर रहा हो। ठीक है, क्यों और क्या विकसित करना चाहता है, कुल मिला के यही है। तो इनका आंसर आलोचना बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा सीखने में सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी देखो पढ़ के क्या लिखा है। ए में दिया है कि इससे केवल उच्चारण सुधारता है। केवल देखिए, केवल आते ही काट दीजिएगा। यह भाषा के अर्थ, संरचना और प्रयोग को समझने का आधार प्रदान करता है। सी में दिया इसमें लेखन अपने आप समाप्त हो जाता है, नहीं, देखते ही काट दीजिएगा। इसका व्याकरण से कोई संबंध नहीं है, वाह, व्याकरण से संबंधित नहीं है, कैसे। तो राइट ऑफ द आंसर बी हो जाएगा। यह भाषा के अर्थ, संरचना और प्रयोग को समझने और आधार प्रदान करने में मदद करेगी। ठीक है, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आ गया है 20। यदि कोई, दो बार लिख गया, देखिए, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में बोलने से झिझकता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, आप बताइए क्या करना चाहिए। ए नंबर में कह रहा है कि
उसे सबके सामने डांटना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए, बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए किसी बच्चे को। उसे मौखिक गतिविधि से मुक्त कर देना चाहिए, नहीं भाई मुक्त क्यों कीजिएगा। सुरक्षित वातावरण बनाकर छोटे समूह में बोलने के अवसर देना चाहिए, बिल्कुल राइट। छोटे छोटे समूह में बांट देना चाहिए और सुरक्षित वातावरण तैयार करना चाहिए स्कूल का अंदर। अच्छा वातावरण बना करके छोटे छोटे समूह में जब बांट दोगे तो बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, केवल देखिए नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आ गया, निम्न में से कौन सा निंदात्मक मूल्यांकन का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, निंदात्मक निंदात्मक वर्ष के अंत में परीक्षा। ठीक है, वर्ष के अंत में ली जाने वाली परीक्षा, या फिर अध्याय समाप्त होने पर केवल अंक देना, नहीं भाई इसको देखते ही काट दीजिएगा। विद्यार्थी की विशिष्ट भाषा कठिन पहचानने के लिए कार्य करवाना, ये वार्षिक परिणाम तैयार करना, नहीं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आ जाएगा आंसर सी। ठीक है, 21 का सी हो जाएगा। विद्यार्थियों की विशिष्ट भाषा कठिनाई पहचान, पहले सबसे पहले कठिनाई भाषा को पहचाना, उसके बाद उसका ऊपर काम करवाना बच्चे को। ठीक है, यही इनका इसका आंसर हो जाएगा। 22 कह रहा है कि एक विद्यार्थी लगातार स और स में अंतर नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए बताइए। ए नंबर में दिया है कमजोर घोषित करना, नहीं किसी को कमजोर घोषित नहीं करना है। कठिन शब्दों की सूची याद करवाना, नहीं याद करवाना गलत, नेगेटिव वर्ड है। उसकी त्रुटि के स्वरूप और कारण का निदान करना, राइट ऑफ द आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके अंक कम करना, नहीं अंक कम करना गलत है। भाषा की कक्षा में पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा लाभ क्या है। देखिए पोर्टफोलियो बार बार पूछी जाता है, पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो एक फाइल होता है, ठीक है, जो बच्चे से संबंधित सारे रिकॉर्ड रखा जाता है स्कूल में। ठीक है, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। अभी क्या कह रहा है उसको देखते हैं। केवल अंतिम अंक देना, नहीं। विद्यार्थी के समय के साथ हुए सीखने और प्रगति प्रमाण देखना। ठीक है, गृह कार्य समाप्त करना, नहीं। केवल शिक्षक, केवल देखते ही काट दीजिएगा, केवल देखते ही काट दीजिएगा। ठीक है, तो राइट ऑफ द आंसर बी हो जाएगा। विद्यार्थी के समय के साथ हुए सीखने और प्रगति के प्रमाण देखना। ठीक है, पोर्टफोलियो में सारे रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चे से संबंधित। निम्न में से कौन सा रचनावादी भाषा शिक्षण के सबसे निकट है। सबसे निकट बताना है। रचनावादी भाषा शिक्षण के सबसे निकट कौन सा है देखते हैं। ठीक है, शिक्षक बोले और विद्यार्थी केवल नोट करे, नहीं केवल नोट नहीं, उसको समझाइए। विद्यार्थियों भाषा का प्रयोग करके अर्थ का निर्माण करें, बिल्कुल राइट, बी आंसर बिल्कुल राइट। विद्यार्थी भाषा का प्रयोग करेगा और प्रयोग करके अर्थ का निर्माण करेगा। ठीक है, बच्चा जब तक एक्टिव नहीं रहेगा तब तक सीखेगा कैसे। खुद जब तक नहीं करेगा, जीन पियाजे खुद कहता है, जीन पियाजे का सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चा जब तक खुद इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक सीखेगा कैसे। खुद करके सीखेगा तो जल्दी सीखता है बच्चा। नियम रट कर देखिए, नेगेटिव वर्ड है। केवल देखिए नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आ गया, कविता पढ़ाते समय शिक्षक का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होना चाहिए। सबसे उपयुक्त उद्देश्य, कोई कविता पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए नंबर में दिया है केवल कठिन शब्दों का अर्थ याद करवाना, देखिए केवल आ गया, काट दीजिए। केवल यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा। केवल कवि का जीवन परिचय याद करवाना, याद नहीं करवा सकते आप, समझाइए। कविता की भाषा, भाव और कल्पना सौंदर्य के अनुभव करने का अवसर देना। ठीक है, जितना जितना ज्यादा अवसर दीजिएगा बच्चा को उतना बेहतर सीखेगा बच्चा। केवल देखिए नेगेटिव वर्ड है, देखते ही काट दीजिएगा। 26 नंबर में क्या कह रहा है, 26 क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किसी पाठ में लेखक ने वाक्यों का प्रयोग किया, विद्यार्थी के लिए सबसे उच्च स्तर का प्रश्न कौन सा होगा। ए नंबर में दिया है कि लेखक का नाम क्या है। बी में दिया है पाठ्य में कितने पात्र है, महत्वपूर्ण नहीं है। सी में दिया है लेखक ने वाक्यों के माध्यम से किस सामाजिक समस्या पर प्रश्न उठाया, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन जब तक वो करेगा नहीं तब तक बच्चा आगे मतलब विकसित कैसे हो रहा है, उसका भाषा कैसे डेवलप हो रहा है आपको पता कैसे चलेगा। कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए, नहीं ऐसे नहीं होगा, राइट ऑफ द आंसर सी। ठीक है, जब तक प्रश्नों नहीं पूछेगा बच्चा तब तक ग्रो नहीं करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है 27, क्वेश्चन नंबर 27। राम ने शाम को पुस्तक दी, वाक्यों में शाम को कौन सा कारक है? शाम कौन सा कारक है? ठीक है, शाम कौन सा कारक है ये बताना है। करण, संप्रदाय, अपदान, अधिकरण, कौन सा कारक है? 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान, राइट ऑफ द आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन में दांत खट्टे करना का सही अर्थ क्या है? भोजन करना, बहुत परेशान होना, बुरी तरह से पराजित होना, बीमारी पैदा करना। तो देखिए, दांत खट्टे होना का अर्थ कुल मिला के यही है कि बुरी तरह से पराजित होना। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा शिक्षण द्वारा खुले प्रश्न पूछने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? खुले प्रश्न। ठीक है, ओपन एंड क्वेश्चंस, प्रश्न का उद्देश्य क्या है? ठीक है, एम्स क्या है? केवल एक निश्चित उत्तर प्राप्त करना केवल नहीं यहाँ पे काम करेगा। विद्यार्थियों की सोच, तर्क और अभिव्यक्ति को विस्तार देना। ठीक है, राइट ऑफ द आंसर निकल के आ जाता है। बड़ा मतलब जो बड़ा क्वेश्चंस जो मतलब पूछते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी का सोच, तर्क, ठीक है, थिंकिंग, रीजनिंग, है ना, अभिव्यक्ति को विस्तार देना, यही इसका मूल उद्देश्य है। पाठ जल्दी समाप्त नहीं, जल्दी नहीं, परीक्षा समय पे बचाना नहीं। परीक्षा बचाइएगा, समय बचाइएगा तो क्या होगा फायदा? बच्चा ही जब नहीं सीखेगा तो फायदा क्या है? तो राइट ऑफ द आंसर बी, विद्यार्थी के सोच, तर्क और अभिव्यक्ति का विस्तार करना। ठीक है, उसको विकसित करना। हम लोग का इस क्लासेस का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है देखते हैं फटाफट। एक शिक्षक देखता है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियम लिखित परीक्षा में सही कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक बातचीत और लेखन में उनका प्रयोग नहीं कर पाते। शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए बताइए। ये नंबर में कह रहा है और अधिक नियम रटवाना चाहिए। रटना गलत, नेगेटिव वर्ड है। केवल व्याकरण भी नेगेटिव वर्ड है। केवल व्याकरण की परिभाषा लिखवाना चाहिए, नहीं। संदर्भ आधारित बोलने और लिखने की गतिविधि में व्याकरण का प्रयोग करवाना चाहिए। बिल्कुल राइट ऑफ द आंसर सी। उस संदर्भ में मतलब उसी का दृष्टिकोण आधारित बोलने और लिखने की गतिविधि और व्याकरण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसको इन्वॉल्व कीजिए, उसको एक्टिव कीजिए, तब जाके वो ग्रो यानी विकसित होगा और वो सीख पाएगा लैंग्वेज। ठीक है, विद्यार्थी को कम अंक देना नहीं। कम अंक क्यों दोगे भाई? तो राइट ऑफ द आंसर सी। तो आज का छोटा सा वीडियो था मेरा यही कि जितना जल्दी हो सके इसको खत्म किया जाए। जल्दी से जल्दी आप लोग भी देख लीजिए। एक बार देख देख के अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेगा और आपका वीडियो जल्दी पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।